जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है RWA सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आप उससे लाभ भी उठा रहे होंगे और नए वीडियो का इंतजार भी कर रहे होंगे। और इसी क्रम में अगला जो वीडियो है वो है तापी विसंगति का, थर्मल एनोमली का। और इस वीडियो के अंतर्गत आपको कॉन्सेप्ट तो पता चलेगा ही चलेगा, साथ में ये भी पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और मुख्य परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो समय नहीं बर्बाद करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। थर्मल एनोमली, तापी विसंगति। सबसे पहली बात, तापी विसंगति क्या है, किसे कहते हो आप तापी विसंगति? इसे हम दो प्रकार से देखेंगे। सबसे पहली बात, किसी अक्षांश के औसत तापमान तथा उस अक्षांश पर स्थित किसी स्थान के तापमान में अंतर को तापी विसंगति कहते हैं। अब आप सोच रहे होगे ये बात क्या हो गई। देखिए, मान लीजिए ये 30 डिग्री अक्षांश की रेखा है, 30 डिग्री अक्षांश की रेखा है और 30 डिग्री अक्षांश पर दीर्घकालिक औसत तापमान यानी 30 से 50 सालों का औसत तापमान निकाला गया और देखा गया कि इस पर तापमान होता है, औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। इस अक्षांश रेखा पर औसत तापमान आता है 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसी अक्षांश रेखा पर कोई एक स्थान है, ये स्थान है और इस पे तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस। और इसी अक्षांश रेखा पर एक ये जगह है जिस पे तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस। होना क्या चाहिए था 25 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान अक्षांश रेखा पर, लेकिन है क्या 20 या 35। इसे ही कहते हैं तापी टेम्परेचर एनोमली या तापी विसंगति। यानी किसी अक्षांश के दीर्घकालिक औसत तापमान से तापमान का बढ़ जाना किसी स्थान पर, सेम अक्षांश पर, या तापमान का घट जाना। ठीक, एक चीज तो ये है और ये प्राकृतिक रूप से घटित हो रही है। लेकिन एक तरीका और थोड़ा देखते हैं जिसपे लगातार रिसर्च हो रहा, लगातार एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना बन रही है। देखिए, किसी स्थान या क्षेत्र में औसत तापमान में भिन्नता या असमानता। अब इन दोनों में अंतर देखिए जरा। मान लीजिए कोई स्थान है और इस स्थान का दीर्घकालिक यानी 30 से 50 वर्षों का औसत तापमान आता है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, हम अब अक्षांश की बात नहीं कर रहे, एक निश्चित स्थान की बात कर रहे हैं। यहां पर औसत तापमान आता है 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम देखें इस पे तापमान औसत से अधिक दिखाई दे रहा है, यानी औसत तापमान हम 50 साल का लिए, 30 साल का लिए तो हमको मिला 30 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान। लेकिन आज मैं गया और वहां टेम्परेचर को मेजर किया तो पता चला वहां टेम्परेचर तो 45 डिग्री सेल्सियस है और लगातार ये 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना है। होना क्या चाहिए था उस जगह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, बना कितना 45 डिग्री सेल्सियस। ये है टेम्परेचर एनोमली, ये है तापी विसंगति। तो दो तरीके से हम देख सकते हैं, अक्षांश के आधार पर और किसी स्थान पर ही उसी स्थान के औसत तापमान के अंतर को समझ के कर सकते हैं। ठीक, अब ये ध्यान रखिएगा, यह जो तापी विसंगति है भौगोलिक, जलवायविक और मानवीय गतिविधियों के कारण हो सकता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम इसका अध्ययन क्यों करें, क्यों आवश्यक है इसका अध्ययन, तापी विसंगति का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो दीर्घकालिक अगर प्रवृत्ति देखी जाए, यानी किसी जगह का औसत तापमान होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस और लगातार 45 डिग्री सेल्सियस तापमान जा रहा है, या लगातार 20 डिग्री सेल्सियस तापमान जा रहा है। इस स्थान का होना चाहिए था 30 डिग्री सेल्सियस, या तो लगातार 45 जा रहा है यानी 30 से अधिक जा रहा है, या तो 30 से कम जा रहा है। तो ये दीर्घकालिक प्रवृत्ति जब हम देखें, लंबे समय तक लगातार किसी स्थान के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, लगातार घटोतरी दिखाई दे रही है, कमी होती दिखाई दे रही है, तो उस प्रवृत्ति के आधार पर वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं कि उस क्षेत्र में लगातार तापमान बढ़ रहा है और क्या क्या स्थितियां आगे आने वाले समय में उत्पन्न हो सकती हैं। तो भविष्य के लिए भविष्यवाणी की जा सकती है तापी विसंगति के दीर्घकालिक प्रवृत्ति को देखकर। ठीक, तो पहली बात हो गई दीर्घकालिक प्रवृत्ति के साथ। चरम मौसमी घटनाओं पर नजर रखना,
अब देखिए तापीय विसंगति को आपने देखा कि औसत तापमान से तापमान का अधिक हो जाना, और जब औसत तापमान से तापमान अधिक होगा तो आपको पता है हीट वेव जैसी घटना उपस्थित हो सकती है, उस स्थान पर सूखा जैसी घटना उपस्थित हो सकती है। अगर समुद्र या जलीय भाग के आसपास है तो वहां पर बाढ़ जैसी घटना उत्पन्न हो सकती है, या नहीं भी है तो भी बाढ़ जैसी घटना उत्पन्न हो सकती है। तो चरम मौसमी घटनाओं पर भी इसके माध्यम से नजर रखा जा सकता है, ठीक, और जिसके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। तो दो चीजें हम तापीय विसंगति के आधार पर देख सकते हैं कि दीर्घकालिक प्रवृत्ति क्या है और इसके आधार पर भविष्यवाणी, और चरम मौसमी घटनाओं पर नजर रखकर हम बता सकते हैं। लगातार इसके आधार पर चरम मौसमी घटनाओं की स्थिति के बारे में पता चल सकता है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है तापीय विसंगति के प्रकार। कितने प्रकार का होता है? तो बेसिकली तापीय विसंगति दो प्रकार की, एक धनात्मक विसंगति और एक ऋणात्मक विसंगति। यानी औसत तापमान से जो तापमान होना चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूं, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान है या 20 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान किसी स्थान या किसी अक्षांश का है, तो लगातार तापमान बढ़ना, यानी लगातार मतलब इस औसत तापमान से तापमान का अधिक होना धनात्मक विसंगति कहलाता है। यानी औसत तापमान से किसी स्थान का तापमान अधिक हो जाना धनात्मक विसंगति कहलाता है। बात क्लियर? तो जब तापमान समान औसत से अधिक होता है, ठीक, किसी एक अक्षांश के औसत का तापमान अथवा किसी स्थान के दीर्घकालिक तापमान से, ठीक, अधिक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक विसंगति। और ये स्पष्ट रूप से आप शहरों में अर्बन हीट आइलैंड के रूप में देखते हो। इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो लाऊंगा अर्बन हीट आइलैंड के संबंधित। ऋणात्मक विसंगति की अगर बात करें, मान लीजिए किसी स्थान का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम औसत तापमान, दीर्घकालिक औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हमें तापमान, हम देख रहे हैं लगातार तापमान यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, ठीक, तो इसे हम कहते हैं ऋणात्मक विसंगति। तो धनात्मक औसत तापमान से तापमान का अधिक हो जाना और ऋणात्मक औसत तापमान से तापमान का किसी स्थान पर कम हो जाना ऋणात्मक विसंगति कहलाता है। तो तापीय विसंगति के दो प्रकार है, धनात्मक विसंगति और ऋणात्मक विसंगति। अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, प्राकृतिक रूप से जनवरी के महीने में सागरों पर धनात्मक और महाद्वीपों पर ऋणात्मक विसंगति पाई जाती है। किस रूप से? प्राकृतिक रूप से। अब देखिए, आप कहोगे जनवरी के महीने में सागरों पर धनात्मक कैसे? यानी मान लीजिए ये एक अक्षांश है, ये सागरी भाग है और ये स्थलीय भाग है। महीना है जनवरी का, जनवरी का महीना है। जनवरी के महीने में इस अक्षांश का तापमान मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये सागर है और ये महाद्वीप है। तो अब देखिए, सागरी भाग पर जब हम 20 डिग्री सेल्सियस अक्षांश पे तापमान औसत होना चाहिए, जब हमने सागरी भाग पर देखा, जनवरी मतलब उत्तरी गोलार्ध में जनवरी, यानी जब आपके सर्दियों का समय है, दक्षिणी गोलार्ध नहीं, ये उत्तरी गोलार्ध में जनवरी, ठीक। अब हमने तापमान देखा तो हमने देखा कि भाई यहां पर तापमान तो 25 डिग्री सेल्सियस है सागरों के ऊपर, लेकिन अक्षांश के आधार पर होना चाहिए था 20 डिग्री सेल्सियस। हम महाद्वीपों पे गए तो हमने देखा भैया यहां तापमान होना चाहिए था 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हो गया है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो अब देखिए, सागर पर क्या है, होना चाहिए था 20, हो गया 25, तो सागरों पर धनात्मक विसंगति है और महाद्वीपों पर ऋणात्मक विसंगति है, 20 होना चाहिए था 15 है। अब ऐसा होता क्यों है? सिंपल सी बात है, वाटर बॉडी की स्पेसिफिक हीट अधिक होती है, विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, इसलिए अंतर आता है। और स्थल भाग का, लैंड मास का स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा कम होता है, इसलिए ये अंतर आता है। इस पे भी वीडियो बनाऊंगा, एक एक क्रम में चलते चलेंगे, ठीक। एक चीज आप समझ गए, गर्मियों में महासागरों पर ऋणात्मक विसंगति और महाद्वीपों पर धनात्मक विसंगति। अब आप देखिए, सेम कंडीशन, स्पेसिफिक हीट की कहानी फिर यहां पर आएगी। मान लीजिए गर्मियों का समय है, ये भाग ओशियन है, ओ लिख दिया, और ये भाग है आपका कॉन्टिनेंट, सी लिख दिया, और ये अक्षांश है,
और इस अक्षांश पर औसत तापमान गर्मियों के समय अगर होना चाहिए तो 35 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सूरज की किरणें सब पर पूरे अक्षांश पर एक एंगल पे पड़ेंगी, तो पूरे अक्षांश पर बराबर ही तापमान देंगी, तो तापमान भी हर जगह बराबर होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, ये ओशियन है और महासागर की स्पेसिफिक हीट यानी जलीय भाग की स्पेसिफिक हीट अधिक होती है, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर देखा गया तापमान तो एब्जॉर्ब करता गया और रिफ्लेक्ट कम कर रहा है। तो यहाँ तापमान हमने देखा 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन लैंड मास की स्पेसिफिक हीट कम होती है, विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, इसलिए यहाँ पर जब हमने तापमान मेजर किया तो पता चला यहाँ पर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो गया, गर्मियों के समय एक निश्चित अक्षांश पर सागरी भाग में तापमान कम और वहीं स्थलीय भाग में तापमान अधिक औसत तापमान से। औसत तापमान क्या था, 35 डिग्री सेल्सियस। स्थल पर क्या हो गया, महाद्वीप पर क्या हो गया 40, महासागर पे क्या हो गया 30। तो गर्मियों के समय ये ऋणात्मक विसंगति और गर्मियों के समय ये क्या हो गया धनात्मक विसंगति। तो महासागरों पर ऋणात्मक विसंगति और महाद्वीपों पर धनात्मक विसंगति पाई जाती है। क्लियर। चलिए, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भागों की अधिकता के कारण दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापीय विसंगति अधिक होती है। उत्तरी गोलार्ध में तापीय विसंगति अधिक है क्योंकि लैंड मास अधिक है। आप सभी जानते हो, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये बड़े पूरे महाद्वीप जो हैं वो उत्तरी गोलार्ध में, अफ्रीका का कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध में वाटर बॉडी अधिक है। और बार बार मैं कह रहा हूँ स्पेसिफिक हीट जल का अधिक होता है, ठीक। और इस पर परेशान मत होइएगा, स्पेसिफिक हीट के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आधार बैच में स्पष्ट रूप से डिटेल में बताया हूँ, वहां जाके देख सकते हो आप। चलिए, अब बात आती है तापीय विसंगति के कारण। क्या कारण हो सकते हैं कि ये टेम्परेचर एनोमली पाया जाता है, तापीय विसंगति पाई जाती है। किसी स्थान पर औसत तापमान से तापमान अधिक हो जाता है, किसी स्थान पर औसत तापमान से तापमान कम हो जाता है, या अक्षांश पे जो औसत तापमान होना चाहिए उससे कम या अधिक हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक कारण, ज्वालामुखी गतिविधियां। अब मान लीजिए ज्वालामुखी विस्फोट कर गया तो बड़ी मात्रा में 1000 डिग्री सेल्सियस का मैग्मा सतह पे आ गया, बड़ी मात्रा में गर्म गैसें सतह पे आई, जिसकी वजह से उस क्षेत्र का तापमान बढ़ गया। तो बाकी जहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ वहां तो तापमान बढ़ गया, लेकिन बाकी क्षेत्रों में तापमान नहीं बढ़ेगा। तो उस पर्टिकुलर प्लेस पे वहां पर धनात्मक तापीय विसंगति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक। दूसरा प्राकृतिक कारण में है गर्म जल के स्रोत। ज्वालामुखी क्षेत्रों या अन्य जगहों पर आप देखते हो गीजर, धुआंरे, इस तरह की गतिविधियां होती रहती हैं। अब बड़ी मात्रा में मान लीजिए गर्म जल वाष्प बाहर निकल रहा है, गर्म है, ठीक। हॉट स्प्रिंग है, बड़ी मात्रा में गर्म जल बाहर आ रहा है, जल वाष्प बाहर आ रहा है, तो उस क्षेत्र के तापमान को बढ़ा के रखेगा, जिसकी वजह से उस जगह पर धनात्मक विसंगति पाई जाएगी। यानी अक्षांश पर होना चाहिए कुछ, लेकिन उस अक्षांश के औसत की तुलना में जहां पर गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं वहां तापमान अधिक हो जाएगा। तीसरा है सौर विकिरण में परिवर्तन। सिंपल सी बात है, सौर विकिरण में समय के साथ या सौर चक्रों के साथ विकिरण में परिवर्तन आता है, जिसके कारण भी धनात्मक या ऋणात्मक विसंगति देखने को आपको मिलती है। एल नीनो और ला नीना, आप लोगों की डिमांड है इस पे वीडियो बनाई जाए, तो इस पे भी वीडियो बनाई जाएगी। अब देखिए, बेसिकली आप प्रशांत महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखीय क्षेत्र का तापमान का बढ़ना, पूर्वी प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तापमान का बढ़ना एल नीनो फेनोमिना है, और तापमान का घट जाना ला नीना फेनोमिना है। तापमान बढ़ गया तो अक्षांश के हिसाब से इस जगह पर तापमान बढ़ा है तो धनात्मक विसंगति, और तापमान घटा है तो ऋणात्मक विसंगति, ठीक। तो एल नीनो और ला नीना का फेनोमिना। अब देखिए मानवीय कारण। मानवीय कारण में शहरी क्षेत्रों में आप देखिए इमारतों और कंक्रीट की संरचनाओं, बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है, और ये इमारतें, ये बिल्डिंगें हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से शहरी क्षेत्रों का तापमान अगल बगल के क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। यानी सेम अक्षांश पे अगर देखें तो इस जगह का तापमान
अधिक हो जाएगा। जैसे आप किसी भी बड़े शहर के ले लो, दिल्ली, तापमान अधिक मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी सघन इमारतों का जमावड़ा है, जिसकी वजह से ये सघन इमारतें हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और हीट आइलैंड की स्थिति उत्पन्न करती हैं। ठीक, इस पे भी वीडियो आएगी, घबराइए नहीं। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। अब देखिए, शहरों में, किसी औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, जैसे आप जीवाश्म ईंधन को जला रहे हो तो जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब निकल के वायुमंडल में जा रहे हैं, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं। तो जिस भाग में इनका संकेंद्रण ज़्यादा होगा, इनकी सघनता ज़्यादा होगी, वहाँ पर ये अपना इम्पैक्ट ज़्यादा डालेंगे और वहाँ का तापमान बढ़ा देंगे। तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी टेम्परेचर एनोमली का काम करता है। खनन गतिविधियां। अच्छा देखिए, जब हम खनन का कार्य करते हैं, चाहे पेट्रोलियम माइनिंग करें, चाहे कोल माइनिंग करें, तो विभिन्न प्रकार की गैसें और अंदर की हीट बाहर आती है और वो हीट उस क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देगी। तो बाकी जगह का तापमान सेम अक्षांश पर कम रहेगा और उस स्पेसिफिक प्लेस का तापमान अधिक हो जाएगा। इसके बाद वनों की कटाई। वन क्या करते हैं? टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं। आप देखिए, खूब गर्मी पड़ रही हो और किसी पेड़ के नीचे जाइए तो आपको शीतलता का अनुभव होता है। क्यों? टेम्परेचर वो एब्जॉर्ब कर लिए। लेकिन अगर आपने पेड़ को काट दिया तो वो हीट जमीन में जाएगा और फिर जमीन से हीट वायुमंडल एब्जॉर्ब करेगा, तो जिसकी वजह से तापमान अधिक हो जाएगा। तो हरित आवरण में कमी के कारण स्थानीय स्तर पर तापमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो वनों की कटाई। औद्योगिक गतिविधियां। बड़ी मात्रा में जहां उद्योग की स्थापना की गई है वहां पर मोटर गाड़ी तो चली रहे हैं, औद्योगिक गतिविधियों के कारण विभिन्न प्रकार की गैसें निकल रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ये सब मिलकर उस रीजन के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसकी वजह से टेम्परेचर एनोमली की स्थिति उत्पन्न होती है। क्लियर? तो ये मानवीय और प्राकृतिक कारण आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद तापीय विसंगति के प्रभाव क्या पड़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पर्यावरणीय प्रभाव। अगर तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे और ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो वो जल समुद्र में जाएगा और सी लेवल बढ़ेगा। मान लीजिए एक अक्षांश है जहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता रहता है हमेशा, या हमेशा कम रहता है, लेकिन टेम्परेचर एनोमली की स्थिति आई और इस क्षेत्र का तापमान बढ़ गया, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघलकर जल समुद्री क्षेत्रों में गया और सी लेवल बढ़ेगा। साथ ही जितनी तेजी से ग्लेशियर पिघलेगा उतनी तेजी से जमीन दिखेगी और फिर और तापमान बढ़ेगा, क्योंकि जमीन उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेगी। और एल्बिडो की क्लास आप देख लिए हो, ग्लेशियर ज्यादा एल्बिडो करता 60 से 90% तक। मौसम पैटर्न में बदलाव आएगा। अब सिंपल सी बात सोचो, अगर यहाँ का तापमान बढ़ रहा है तो तापमान बढ़ेगा तो हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी और बड़ी मात्रा में उठेगी और ये मौसम पैटर्न में परिवर्तन करेगी। यही नहीं, अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन यानी जेट स्ट्रीम में भी परिवर्तन लेके आएगी। जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव। सिंपल सी बात है, अगर किसी स्थान का औसत तापमान बढ़ रहा है तो वहां जीवन जीने वाले विभिन्न प्रकार के जंतु जो हैं वो एक निश्चित तापमान के अनुकूलन को प्राप्त कर चुके हैं। अगर उस क्षेत्र का तापमान बढ़ेगा तो वो जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और उनके प्राकृतिक आवास का भी विनाश होगा। क्यों? टेम्परेचर बढ़ गया तो वनस्पतियां सूखना हो सकती हैं, सूख जाए तो वनस्पतियां सूखेंगी तो भी विनाश प्राकृतिक जीव का। अगर जीव उस टेम्परेचर को अनुकूलित नहीं हो पाया तो भी विनाश। तो जैविक विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यही नहीं, समुद्रों में आप देखेंगे कि समुद्र में अगर तापमान बढ़ जाए किसी भाग का तो वहां के जीव पलायन करके कहीं और जाएंगे और समुद्री जीवन पे भी संकट आएगा और तापमान बढ़ने की वजह से अम्लीयता भी बढ़ेगी। ठीक, नदियों और समुद्रों में पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसा अभी बताया, किसी समुद्री भाग में तापमान बढ़ जाए तो स्थिति विपरीत होगी, तो यहां भी नदी समुद्र में स्थिति विपरीत होगी अगर तापमान बढ़ेगा तो। मानव जीवन पे प्रभाव क्या पड़ेगा? बाढ़, सूखा जैसी घटनाएं उपस्थित होंगी। सिंपल सी बात है, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण अधिक तो वर्षा की मात्रा अधिक। वहीं किसी जगह पर ऐसा होगा तापमान बढ़ने की वजह से सूखे का सामना करना पड़े
कृषि उत्पादकता में कमी। अब बताइए, बाढ़ और सूखा पड़ेगा तो सूखा पड़ गया तो भी कृषि उत्पादकता में कमी, बाढ़ आ गई तो भी कृषि उत्पादकता में कमी, और कृषि उत्पादकता में कमी तो खाद्य सुरक्षा से संबंधित संकट, यानी भोजन मिलेगा नहीं, खाद्य सुरक्षा से संबंधित संकट उत्पन्न हो जाएगा। अगर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है तो जल स्रोतों, अंडरग्राउंड वाटर, तालाब, इनके ऊपर दबाव पड़ जाएगा और यहां पर भी जल स्रोतों के ऊपर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अंडरग्राउंड लोग वाटर बड़ी मात्रा में निकालेंगे और वाटर लेवल नीचे चलता चला जाएगा। चरम मौसमी घटनाओं जैसे हीट वेव, तापमान बढ़ने की वजह से, आप दिल्ली में देखिए लगातार हीट वेव की स्थिति गर्मियों में बनी रहती है, तो ये टेम्परेचर एनामोली तो है, औसत तापमान जो होना चाहिए उससे अधिक हो रहा है, तो हीट वेव जैसी घटना। ठंडे तापमान में वृद्धि, और इसके विपरीत कोई क्षेत्र ऐसा होगा जहां तापमान में कमी आएगी। स्वास्थ्य पर प्रभाव, हीट वेव से स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न होगी, तापमान बहुत कम होने से भी स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न होगी, तो ये मानव जीवन पर प्रभाव पड़ जाएगा। अर्थव्यवस्था से पर प्रभाव क्या होगा? बाढ़ और सूखा आएगा तो भारत जैसे कृषि प्रधान देश में स्थिति खराब होगी, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन नहीं तो खाद्य सुरक्षा की समस्या, तो भारत जैसे देश में अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ जाएगा। ऊर्जा खपत में वृद्धि, सिंपल सी बात है, अगर गर्मी अधिक हो गई तो आप एसी चलाओगे, कूलर चलाओगे और ऊर्जा की अधिक मांग बढ़ जाएगी। अगर ठंडक बढ़ गई तो हीटिंग करने के लिए ब्लोअर चलाओगे, हीटर चलाओगे, तो फिर ऊर्जा की मांग बढ़ जाएगी। और इन सब के बाद बाढ़, सूखा, ये सब अगर होता है तो आपदा के प्रबंधन पर अधिक सरकारों को खर्च करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर एनामोली कितनी खतरनाक है, और लगातार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं और मौसम की भविष्यवाणी कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी भविष्यवाणी किए जा रहे हैं वो, कि क्या स्थिति भविष्य में आने वाली है। अब समाधान और रणनीति क्या हो सकती है? सिंपल सी बात है, आपने पेड़ों को काटा तो पुनः वनीकरण कीजिए, अफॉरेस्टेशन कीजिए, ताकि जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था वो रुके। आप जानते हो पेड़ लगाओगे तो टेम्परेचर कम रहेगा। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कीजिए, यानी जीवाश्म ईंधनों, पेट्रोलियम आदि का उपयोग करने की बजाय आप सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, इनका उपयोग कीजिए, इन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा तो नहीं हम शहरीकरण को रोक देंगे, शहरीकरण नहीं रोक देंगे, लेकिन शहरों में हम हरित क्षेत्र की वृद्धि कर दें। शहरों में जो बिल्डिंगें बन रही उनमें ऐसे पौधे आते हैं, जो छोटे छोटे पौधे जो जिसको लगाया जा सकता है, तो ग्रीनरी बढ़ेगी और हीट एब्जॉर्ब होगा, जिसकी वजह से वो हीट आइलैंड नहीं बन पाएगा। विकास की नीतियों की बात की जाए तो उद्योगों और ऊर्जा के उपयोग में सुधार किया जाए। अब देखिए, जैसे हम लोग एसी लाते हैं ना, 3 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार, तो इस तरह के टेक्नोलॉजी विकसित की जाए जो ऊर्जा सक्षम हो, कम ऊर्जा में चलती हो, और जलवायु समझौते और सहयोग पर काम किया जाए। ऐसा नहीं समझौता केवल इसलिए हुआ है कि हम उसको पढ़ के एग्जाम के लिए तैयार करें, उसको अप्लाई किया जाए, सरकार उसको अप्लाई करे, क्योंकि भविष्य सतत विकास की रणनीति अगर अपनानी है तो भविष्य की चीजों, आज की चीजों को सुरक्षित रखकर भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को उपयोग करने के लिए अगर देना है तो हमें पेरिस समझौते और कोप जैसे मंचों पे जो नियम बन रहे हैं उसका अनुपालन करना ही होगा। ठीक, अब आते हैं प्रश्न पर। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके, मैं लास्ट में आंसर दे दूंगा जब अगले दिन ना वीडियो आने से पहले, जैसे पिछली वीडियो का मैं दे चुका हूं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक कारक तापीय विसंगति का कारण बन सकता है? ज्वालामुखी गतिविधियां, ए पृथ्वी की कक्षीय स्थिति में परिवर्तन, बी महासागरीय धाराओं में परिवर्तन, डी सी और वनों की कटाई, डी। ये ऑप्शन पढ़िएगा और आंसर आप दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक तापीय विसंगति देखने को मिलती है? हिमालयी क्षेत्र, थार मरुस्थल, गंगा का मैदान और पश्चिमी घाट। कहां पर तापीय विसंगति आपको अधिक देखने को मिलती है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। वो दोनों प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के लिए, अब मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा। तापीय विसंगति के कारण और इसके प्रभावों का विश्लेषण करें।
एक क्वेश्चन ये बन सकता है, साथ में ये भी क्वेश्चन बन सकता है किस प्रकार से तापीय विसंगति जलवायु परिवर्तन को प्रभावित कर रही है। ठीक, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस पर आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए, आशा है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और एक दो बार वीडियो देख के क्लास अच्छी लग जाए तो क्लास को लाइक कीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछा हूं उसको कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा, और क्लास को अधिक अधिक शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद।